राजा का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। नाम था सोरगढ़। ये राज्य हरियाली, ज्ञान, कला और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा था राजा वीरचंद्र, जिसे प्रजा प्यार से राजा जनकल्याण भी कहती थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूरदर्शी था। राजा के महल में एक गुप्त खजाना था, जिसकी चर्चा पूरे राज्य में किंवदंती की तरह होती थी। लोगों का मानना था कि यह खजाना केवल सोने चांदी का नहीं, बल्कि उसमें कुछ हिस्सा है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन एक रहस्य था, आज तक उस खजाने को किसी ने नहीं देखा था, यहाँ तक कि मंत्री और सेनापति तक को भी नहीं। राजा स्वयं हर अमावस्या को उस गुप्त तहखाने में अकेले जाता और कुछ समय वहां बिताकर लौट आता। समय के साथ सोरगढ़ की समृद्धि कम होने लगी। खेती में सूखा पड़ने लगा, व्यापारियों को घाटा होने लगा और प्रजा निर्धन होती जा रही थी। लोग सोचने लगे, राजा के पास जो इतना बड़ा खजाना है, वो प्रजा की भलाई के लिए क्यों नहीं खर्च करता। राजा अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसका चेहरा आज भी तेज से दमकता था। वह रोज दरबार में बैठता, लोगों की समस्याएं सुनता और समाधान भी देता, लेकिन फिर भी लोग असंतुष्ट होते जा रहे थे। राजा वीरचंद्र का एक पुत्र था, राजकुमार आर्यन। वह युवावस्था में ही शिक्षा के लिए तक्षशिला गया था और अब वर्षों बाद वापस लौट रहा था। आर्यन बुद्धिमान, प्रखर और संवेदनशील था। जब वह लौटा तो उसने राज्य की हालत देखी और चिंतित हो उठा। पिताश्री, मैं देख रहा हूं कि हमारी प्रजा दुखी है। खेत सूखे पड़े हैं, बाजार सुनसान है। हम कुछ क्यों नहीं करते? राजा मुस्कुराया और बोला, आर्यन, समय से पहले कुछ जानना और बोलना दोनों ही हानिकारक होते हैं। पहले देखो, समझो, फिर निर्णय लो। राजा ने युवराज को सोरगढ़ के चारों दिशाओं में भेजा। उत्तर दिशा में किसानों के पास, दक्षिण में व्यापारियों के पास, पूर्व में कलाकारों के पास और पश्चिम में तपस्वियों के पास। आर्यन को 4 महीने लगे हर दिशा का भ्रमण करने में। उसने देखा कि किसान परिश्रम तो करते हैं, पर वर्षा न होने से खेती नहीं हो पाती। व्यापारी मेहनत करते हैं, पर दूर दराज के राज्यों से मार्ग टूट जाने से व्यापार ठप है। कलाकार सुंदर रचनाएं करते हैं, पर कोई कद्रदान नहीं है। तपस्वी ध्यान में लीन हैं, पर राज्य की स्थिति से अनभिज्ञ। आर्यन लौटा और बोला, पिता, प्रजा मेहनती है, उन्हें बस मार्गदर्शन, सहयोग और आशा चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा कि खजाना होते हुए भी हम ये सब नहीं कर पा रहे। राजा ने गहराई से आर्यन की आंखों में देखा और कहा, अब तुम खजाना देखने के योग्य हो। आज रात अमावस्या है, आओ मेरे साथ। रात के अंधेरे में राजा और युवराज महल के पिछले हिस्से में बने एक पुराने द्वार से भीतर गए। सीढ़ियां नीचे उतरती गईं और फिर वे एक गहरे, विशाल कक्ष में पहुंचे, जिसे दीपों से सजाया गया था। बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। राजा ने उसका ढक्कन खोला और आर्यन हैरान रह गया। संदूक में ना तो सोना था, न ही हीरे मोती। उसमें थी पुरानी किताबें, हस्तलिखित ज्ञान, लोक कथाएं, विज्ञान के दस्तावेज, रणनीति के ग्रंथ और कुछ चित्रपट। आर्यन ने पूछा, पिता, ये है हमारा खजाना, सोना चांदी नहीं। राजा मुस्कुराया, बिल्कुल बेटा, ये वही खजाना है जिसने सोरगढ़ को पहले महान बनाया। धन तो समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान, नीति और संस्कृति ये सच्चे खजाने हैं जो राज्य को बार बार पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब आर्यन ने उन पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। उनमें कृषि की नवीन विधियां, जल संचयन की नीतियां, व्यापारिक मार्गों की योजनाएं, प्रशासन की पद्धतियां और लोककलाओं की पुनरुद्धार की विधियां थीं। हर गांव में जल संरक्षण योजना शुरू होगी। किसानों को नई तकनीकों से खेती सिखाई जाएगी। व्यापारिक मार्ग पुनः खोले जाएंगे। लोककलाओं को महल में स्थान मिलेगा। हर नागरिक को अपनी योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाएगी। कुछ ही वर्षों में सोरगढ़ पुनः समृद्ध हो गया। खेत हरे हो गए, व्यापारियों के रथ दौड़ने लगे और कलाकारों की रचनाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध हुईं। अब प्रजा को समझ आ गया था, राजा का खजाना सोने चांदी से नहीं,
ज्ञान और नीति से बना था। और यही सच्चा खजाना है।